सबसे पहले बात करेंगे सगे बाप की जानिब से गैरत के नाम पर बेटी और एक लड़के को गोलियां मारकर कत्ल करने के मामले पर पुलिस ने डबल कैबिन गाड़ी को तहवील में ले लिया। एसएचओ जाहिद हुसैन लगारी ने बताया कि गाड़ी मकतूल लड़के की है जो गुलशन इकबाल का रिहायशी था। लड़की के बाप ने 9mm के 8 फायर किए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी सचल थाने के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस मामले पे। जी बिल्कुल, देखिए अब्दुल हसन इस्फहानी रोड पर जो है वो बाप ने बेटी को जो है वो फायरिंग करके गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है। डबल केबिन में फायरिंग का वाकया ये पेश आया है। लड़की का नाम लारैब है जिसकी उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है, जबकि लड़का जो है वो 20 साल हसन है जो कि गुलशन इकबाल का रिहायशी है। मुलजिमान जो है जिसके अंदर बाप और उसका भाई मुलविस था, उन दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया है। अभी जो असल मुलजिम है वो उसका बाप है जो कि अभी अरेस्ट है और उससे जो है वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। ये वो गाड़ी है जिस पर फायरिंग हुई है। बाकायदा उसका फ्रंट ग्लास आप देख सकते हैं कि मुकम्मल टूट चुका है। इसके फ्रंट पर भी जो है वो जो निशान है वो है। इस वक्त हमारे साथ एसएचओ मौजूद है सचल थाने के। सर, ये बताइएगा क्या वाकया हुआ था, जो तफ्तीश की है आप लोगों ने मरकजी मुलजिम से, अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में क्या मालूमात जो है वो सामने आई हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये वाकया 6:30 से पौने 7 बजे का। ये लड़का अपनी गाड़ी में लड़की के साथ लड़की के घर पे बाहर बैठा हुआ था। लड़की का अब्बू कोई उठा 6 बजे के करीब, उसने देखा कि मेरी लड़की घर में मौजूद नहीं है। उसने सारा घर ढूंढ मारा लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर ये अपनी बाइक लेके गली से जैसे ही बाहर निकला, पिस्टल भी इसके पास थी, तो देखा लड़का और ये लड़की इसकी बेटी गाड़ी इसी गाड़ी में अंदर बैठे हुए थे। तो उसने गैरत के नाम पे दोनों को मार दिया और मुलजिम हमारे पास अरेस्ट है। बताइएगा लड़का कहाँ का रहायशी है? गुलशन इकबाल का रहायशी है। पिस्टल भी बरामद है। लड़के के घर वालों से रब्ता हुआ है आपका? जी, उनसे रब्ता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा लड़का पता नहीं किस टाइम निकला था, उनको भी पता नहीं। वो भी गाड़ी किसकी है सर? ये लड़के की गाड़ी है। गाड़ी लड़की के नाम है? लड़के की है। जी, उन्हीं की गाड़ी है। तो सर अभी तक कुछ पता चल सका है कि क्या मामला था? गैरत के नाम पर कहा जा रहा है कि मारा है। जी, गैरत के नाम पे बाप ने अपनी बेटी को भी मार दिया, उस लड़के को भी मार दिया। बाप उनका अरेस्ट है हमारे पास। दोनों डेड बॉडी हमने आबादी शहीद पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। सर इसका मुकदमा वगैरह वो अभी जैसे वो आएंगे मोदी तो मुकदमा आदमी 302 के तहत होगा। इक़दाम कत्ल है। वो जो मुलजिम है, जो बाप है लड़की का, वो गिरफ्तार है। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर फायरिंग का वाकया पेश है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल फ्रंट ग्लास जो है इसका, उस पर भी जो है वो गोली का निशान है मौजूद है। 9mm के जो है वो खोल बरामद कर लिए गए हैं और 9mm के खोल इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। ये गाड़ी भी जो है वो उसी लड़के की है और वो लड़का जो है वो बैठा हुआ था वहाँ पर बाहर, गाड़ी के अंदर था। और आप देख सकते हैं जब लड़की के बाप ने देखा कि लड़की घर पर मौजूद नहीं है, उसकी बेटी, तो वो बाहर निकला। उसने देखा डबल केबिन खड़ी हुई है और डबल केबिन के अंदर जो है वो उसकी लड़की भी मौजूद थी। देखते ही जो है फायर ऑन किए हैं। 7 गोलियां मारी गई हैं। लड़की और लड़की की लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसका पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाएगा। इसके अलावा जो है वो लड़के के घर वालों की मुद्दत में जो है वो 302 के तहत जो है वो मुकदमा भी इक़दाम कत्ल के तहत जो है वो दर्ज किया जाएगा। जो वालिद है मरकजी मुलजिम है वो गिरफ्तार है और फिलहाल जो है तफ्तीश जो है वो की जा रही है। फिलहाल इस हवाले से जो है वो खोल भी बरामद कर लिए गए हैं, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। अभी इसके पीछे मजीद क्या वजूहात थी उस हवाले से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। गैरत के नाम पर जो है वो मारा गया और ये तस्लीम भी कर लिया है मरकजी मुलजिम जो लड़की का बाप है, उसने तस्लीम कर लिया है। फिलहाल जो है वो एसपी सराबगोट चौधरी सुहेल फैज की सरबराही के अंदर जो है वो एसएचओ सचल जो है वो इस केस के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल जो है वो मजीद तहकीकात का आगाज जो है वो कर दिया गया है, जबकि ये गाड़ी भी जो है वो पुलिस तहवील में लेकर सचल थाने आ गई है। जी, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बतौर निगरान वज़ीर आला सिंध तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत इब्राहिम अबड़ो एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उनका अपने दलाइल में ये कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 4 अप्रैल
2021 को सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से रिटायर्ड हुए बतौर जज। 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और ये कानून के अंदर मौजूद है कि कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद 2 साल मुकम्मल होने तक मुनाफा बख्श तनख्वाह या कारोबार नहीं कर सकता और हुकूमत के जो मनसब हैं उस पर फाइज नहीं हो सकता, जिस पर जस्टिस यूसुफ अली सईद और चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने ये रिमार्क्स दिए कि आप जिस कानून का हवाला दे रहे हैं उस कानून को पढ़िए और उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है कि इसका इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर नहीं होता और वो निगरान चीफ वज़ीर आला सिंध बनाए जा सकते हैं। ताहम जो दरख्वास्त गुजार इब्राहिम अबड़ो थे उनका ये इसरार था कि जो निगरान वज़ीर आला बनाया गया है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को, वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उन्हें काम से रोका जाए और आइंदा समात तक के लिए हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। ताहम अदालत ने इब्राहिम अबड़ो के दलाइल से इत्तफाक नहीं किया और उनकी दरख्वास्त को। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, अपडेट कर रहे थे। अस्पतालों में पान, सिगरेट, गुटखा के इस्तेमाल पर पाबंदी। निगरान सिंध हुकूमत ने अस्पतालों के अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अमला दौरान ड्यूटी पान, गुटखा, मेनपुरी, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से अस्पतालों के अंदर या अस्पतालों के अहाते में पान, सिगरेट, गुटखा, मेनपुरी, मावा और दीगर नशियावर एशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होने के बावजूद अमल दरामद न होने पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने इस मामले पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल सेहत को इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से तहरीरी जो है हुक्मनामा जारी कर दिया है कि अमला दौरान ड्यूटी पान, गुटखा, मेनपुरी, मावा और दीगर नशियावर एशिया जिसमें सिगरेट की नोशी भी शामिल है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डीजी साहब जो है इरशाद मेमन, उन्होंने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फैसला जो है सिविल अस्पताल कराची, जना अस्पताल कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियारी, NICH, कतर अस्पताल समेत सूबे भर की तमाम जो अस्पताल हैं उन पर लागू है, जिस पर अमल दरामद करने की हिदायत करने के बाद डीजी सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया और तमाम अस्पतालों के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। पाबंदी पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो, अपडेट करेंगे। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 301 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपये पर बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक एक हफ्ते में बैरून कर्ज की मद में 12.50 करोड़ डॉलर की अदायगी हुई। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी ऐसा यही लग रहा है कि डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर जो 78 पैसे महंगा हो गया और मुल्की तारीख में पहली बार अमरीकी डॉलर जो है 301 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी डॉलर 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ था और यहाँ माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ता हुआ दरामदी बिल जो है रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। साथ ही एक हफ्ते के दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 12.5 करोड़ डॉलर की अदायगी हुई है, जिसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव है और रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर गिर गया है। लेकिन उसके जानिब ओपन मार्केट में देखा जाए, ओपन मार्केट में आज जो कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है तो ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 314 रुपये की सतह पर एक्सचेंज कंपनी के रेट के मुताबिक वो बरकरार है। जबकि दीगर करेंसी की देखा जाए तो उसमें यूरो 1 रुपये सस्ता होकर 340 रुपये का हो गया है, बरतानी पाउंड 1 रुपये कमी से 398 रुपये का हो गया है और साथ ही इमारती दरम 87 रुपये और सऊदी रियाल 84 रुपये बरकरार है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि मार्केट में सिर्फ जो अफवाहें हैं उस अफवाहों के ऊपर डॉलर की तेजी से खरीदारी हो रही है और यहाँ जो डॉलर फरोख्त करने वाले नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉलर 300 रुपये से तजावुज़ करने पर सनतकार शदीद परेशान हैं। करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान ने बिला ज़रूरत डॉलर ख़रीदने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा कर दिया है। कहा कि ऐसा लग रहा है ये वही माफिया है जो गंदम, चीनी और डॉलर की कीमत बढ़ने पर निगरान सेटअप के लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ा रहा है। मज़ीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ।
तबाक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। निगरान सेटअप जो आया उससे अब तक जो है डॉलर 12 रुपये से ज़ायद महंगा हो गया, 300 रुपये से भी तजावज़ कर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर नहीं मिल रहा है, 314, 316, 320 के रेट आ रहे हैं। इसके क्या असरात होंगे जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन के सदर फराजुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, डॉलर तो रुक ही नहीं रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर नहीं रुक रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बहैसियत कौम डॉलर ख़रीदने से बाज नहीं आ रहे हैं। जितने का डॉलर जैसा डॉलर, क्योंकि देखें 350 की आवाज़ लग गई है, तो इसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप डॉलर परचेज़ कर करके जमा करना शुरू कर दें। तो अगर आने वाला निगरा सेटअप वो मैं समझता हूँ उसको डिसेबल करना या उसके लिए मज़ीद चैलेंजेस पैदा करना, ये मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की वो है। ये ख़ास माफिया है जो गंदम की प्राइसेस को भी ऊपर करती है, ये ख़ास माफिया है जो बाकी चीज़ों को भी करती है। मैं समझता हूँ इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहे और मैं बार बार हुकूमतों को इल्ज़ाम देता रहूँ, तो मैं नहीं समझता कि ये भी फेयर ओपिनियन होगा मेरा। ज़फ़रार साहब, अगर देखें तो इंडस्ट्री बिजली से परेशान है, तमाम जो महंगाई आपने जिक्र किया वो सब बढ़ती जा रही है, तो अगर ये हुआ तो क्या इंडस्ट्री चल पाएगी 50 रुपये यूनिट पे बिजली पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। बाकी ये कि इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है वो भी सेल नहीं हो पाएगी। जो इन्होंने टारगेट्स लिए हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री चलेगी 20% कैपेसिटी 30% कैपेसिटी पे, तो वो प्रोडक्शन दे ही नहीं सकती जो टैक्सेस में दे सकती है। दूसरा ये कि जो बैंकिंग का जो लैंडिंग का रेट है उससे जो है वो इंडस्ट्री फ्लोरिश होना बिल्कुल नामुमकिन है। और मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ, देखिए पाकिस्तान इस वक्त सख्त तरीन क्राइसिस में, मैं हर पाकिस्तानी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, खुदारा अपना पैसा बचाने की खातिर मुल्क को खड्डे में ना डालें आने वाली नस्लों के लिए। मैं कल पासपोर्ट ऑफिस गया, पासपोर्ट ऑफिस में मैंने कभी ज़िंदगी में इतना रश नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि लोग वाइंड अप करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। वाई हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आए, यहाँ जिए, यहाँ मरे, हमारी कब्रें यहाँ हैं, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, हमें इसी को खड़ा करना है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ अहम चैलेंजेस का सामना ये साफ कह दिया और साथ कहा है कि हम सबको मिलकर इस मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। ये भी मुतालबा किया है कि जो डॉलर बिला वजह ख़रीद रहे हैं वो ऐसा ना करें, इससे डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान महंगाई के तूफान की शिद्दत को तेज करने का सबब बनने लगी है। होलसेल की सतह पर दालें 50 रुपये तक महंगी हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम। आज बिल्कुल डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी होने के बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतों में इजाफे से जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल अगर बात करें दालों की, तो दालों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक से दालें जो है वो दरामद की जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार, जो कि होलसेल मार्केट है ग़िज़ाई अजनास की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दालों की कीमतों में इजाफा है। माश की दाल जो है तकरीबन 440 रुपये से बढ़ के 490 रुपये किलो पर पहुँच गई है होलसेल की सतह पर। इसी तरीके से मूँग की दाल 190 रुपये से बढ़ के 230 रुपये किलो पर जा पहुँची है। चने की दाल 197 रुपये से बढ़ के 210 रुपये तक पे जा पहुंची है। मसूर की दाल 245 रुपये से बढ़ के 290 रुपये तक पे जा पहुंची, जबकि साबित मसूर जो है तकरीबन 235 रुपये से बढ़ के 260 रुपये किलो तक पे जा पहुंची है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर अब्दुल रहमान, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जो डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है, ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर गया है डॉलर, तो इसका इम्पैक्ट हम क्या देख रहे हैं, जो ग़िज़ाई अजनास पे क्या पड़ा है और कितना इजाफा है? 40 रुपये किलो का इजाफा है। मसूर दाल 245 रुपये थी, 290 रुपये किलो पहुँच गई। गरीब आदमी कैसे खाएगा? साबुत मसूर 230 रुपये थी, 260 रुपये पहुँच गई। तो ये जब डॉलर महंगा हुआ है तो आप जो ग़िज़ाई अजनास पे असर पड़ा है, कीमतें बढ़ गई, तो आपका कारोबार कितना कम हो गया है और क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कह सकते हैं, जैसे वैसे चला रहे, हुकूमत को देखना चाहिए, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे और हमारे लिए भी आसानी करें। अब नहीं है कारोबार तो खामोशी से बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक रोजी दे देता है, नहीं भी होती तो फिर खामोशी से बैठे होते हैं। क्या कर सकते हैं? पहले कितना लोग दालें खरीदते थे होलसेल की सतह पर आपसे, अब कितने फीसद कमी वाक़ हुई है? अब कितनी क्वांटिटी से लोग लेके जा रहे हैं? पहले 50-50 किलो कट्टा ले जाता है, 25-25 किलो लेते हैं। 50 किलो का पूरा बैग आता है, 25-25 किलो लेते हैं कि नहीं यार ये बिक जाए तो दूसरा माल लेगा। रेटों का इशू होता है, अब पल में रेट ऊपर चले जाता है, पल में रेट नीचे आ जाता है, समझ से बाहर है ये मामला है। जी बिल्कुल, थे ताजिर अब्दुल रहमान, जिनका बताना है कि जिस तरीके से डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका असर हम देख रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं बिलखुसूस ग़िज़ाई अजनास पर पड़ा है और इस हवाले से जो है वो सूरत हाल यह है कि इनके कारोबार पर भी जो है वो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और पहले जिस क्वांटिटी से लोग ख़रीदारी करते थे, अब उस क्वांटिटी से कम ख़रीदारी करने को तरजीह दे रहे हैं। जी, चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेरे सदारत सेक्रेटरीज के इजलास की अंदरूनी कहानी। डॉक्टर फ़खर आलम ने सेक्रेटरीज को सियासी दबाव में आने से
से रोक दिया। 11 अगस्त के बाद किए गए तकर्रुर तबादलों पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। वुज़रा की ज़ुबानी अहकामात को अहमियत ना देने की हिदायत, अफसरान को वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के नए चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद फ़खर आलम ने बाज़ाब्ता तौर पर तैनाती के बाद अफसरान यानी सेक्रेटरी से तारफी इजलास में वाज़ेह तौर पर निगरान हुकूमत के क़याम के बाद में जो गाइडलाइन है उस वाले से आगाह कर दिया है, जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम सेक्रेटरी पर सियासी दबाव में न आने से रोक दिया है। 11 अगस्त के बाद किए गए तमाम तकर्रुर तबादलों पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अफसरान आइन और कानून के तहत जिम्मेदारियां निभाएं, जो भी तहरीरी फैसला किया जाए उसमें कानून को कोड किया जाए, वज़रा हुक्म दें तो ज़बानी को अहमियत न दी जाए और इसके साथ साथ वज़रा के तहरीरी हिदायत पर तहरीरी तौर पर कानून के तहत अमल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि ऐसा काम क्यों करो जो इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत करनी पड़ जाए। निगरान हुकूमत में अफसरान के इख्तियार जो साहबदिद में है वो इस्तेमाल किए जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का इंतजार करने की भी हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात का शेड्यूल या जो गाइडलाइन होगी उस पर जो है कानून के तहत देखना होगा। कुछ महकमों के अफसरान का ज़ाब्ते इखलाक के तहत तकर्रुर तबादला भी किया जाएगा। उन्होंने जिस पर जो उन्होंने ये भी कहा है कि महकमा बल्दियात और दीगर वो महकमे जो आम से मुंसलिक हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अफसरान को वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है और अफसरान को सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचने के साथ साथ अवामी मसाइल भी हल करने की हिदायत कर दी है। अवाम से मुलाकात करने के लिए भी अफसरान को पाबंद बनाया गया है और अफसरान को फौरी तौर पर जो इनके कैंप ऑफिस है वो बंद करके हेड ऑफिस यानी दफ्तर जो उनको अलर्ट करता है उसमें बैठने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खुद जो आवामी मसाइल के तदारक के लिए जुमेरात और जुमे के 2 रोज मुलाकात करने का शेड्यूल है उसको खत्म करके तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को जो है अवाम से मुलाकात करने की हिदायत कर दी है और खास तौर पर जो अपनी जो सरगर्मियां हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने से भी रोक दिया है। जी अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि पॉइंट किया गया है सियासी दबाव के हवाले से, तो कौन कौन से सियासी दबाव का इनको सामना है सेक्रेटरीज को? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में कुछ ऐसे महकमे हैं जिसमें 11 अगस्त के बाद में सेक्रेटरी के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी मैदनियात, सेक्रेटरी सेहत और दीगर सेक्रेटरीज के ओहदे शामिल है, जहाँ पर मुराद अली शाह की सरकार खत्म होने के बाद में 11 अगस्त के तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। इसके साथ साथ महकमा बल्दियात, महकमा तैलीम, महकमा एक्साइज, महकमा खुराक और दीगर ऐसे महकमे जो आवाम से मुंसलिक हैं उनमें जो अफसरान पर जो दबाव है जिसको पुराने नोटिफिकेशन के तहत अफसरान की उखाड़ पछाड़ की जा रही है या बहाली या मुख्तलिफ मामला है उस पर जो उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया, जिस पर खास तौर पर जो महकमा बल्दियात, महकमा स्कूल तलीम, महकमा कॉलेज तलीम, महकमा खुराक के अफसरों को पाबंद किया गया है कि वो किसी सियासी दबाव में न आए। जो आवाम से मुंसलिक मामला हैं वो कानूनी तरीके से हल करने के लिए पाबंद है। अगर किसी ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की या जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की तो उनको इलेक्शन कमीशन के सामने। आज़ाद नोरियो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ताजा रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ इलेक्ट्रिक के अमले पर तशद्दुद का केस है। अदालत ने मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। 50,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ताजिर रहनुमा और टिम्बर मार्केट के सदर शर्जील गोपलानी के खिलाफ जो है वो के इलेक्ट्रिक के हमले पर तशद्दुद का केस था, जिस पर जो है वो के इलेक्ट्रिक के मैनेजर ताहिर अली की मुद्दत में जो है वो नेपियर थाने में शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो मुकदमे के खिलाफ जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए जो है वो शर्जील गोपलानी ने आज सिटी कोर्ट पहुंचकर जो है वो दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुझ पर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। फिर वो जो दरख्वास्त थी वो जो सेशन जज है मोहम्मद यूसुफ को जो है वो हड़ताल की गई थी और फिर शर्जील गोपलानी की जमानत मंजूर कर ली गई। यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारे अमले पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। अदालत ने शर्जील गोपलानी को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का भी जो है वो हुक्म दिया है। शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा नेपियर थाने में जो है वो दर्ज हुआ था, जिसमें उनके खिलाफ और 25 से 30 नामालूम अफराद जो है वो नामजद हुए थे। ताहम शर्जील गोपलानी ने दरख्वास्त में
यही मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठा इल्ज़ाम है। दरख्वास्त में भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए वो हमेशा हाजिर भी रहेंगे। इस मौके पर जो है अदालत में जो है समाअत के दौरान दीगर ताजिर बिरादरी भी जो है वो शर्जील गोपलानी के हमरा मौजूद थी और ताजिर बिरादरी ने जो है अदालत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की है और शर्जील गोपलानी के हक में नारे भी लगाए हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। मेयर कराची ने ट्विटर पर अहम ऐलान कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वकालत का सफर अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस शहर को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए हैं। उनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है ट्विटर पर ऐलान किया गया है। एक ट्वीट करते हुए मेयर कराची का कहना था कि जाफर और उन्होंने दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वकालत के सफ़र का आगाज़ जो है 2011 में किया था। उनका कहना था कि उन्होंने वकालत के सफ़र का आगाज़ कराची की डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट से जो है किया था। ताहम वो आज के दिन जो है ये बताते हुए उनको खुशी हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वकील बन गए हैं और उनका सफ़र जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मेयर कराची का कहना था कि इस शहर को इंसाफ दिलाने के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम भी उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ बात करेंगे शहर के मसाइल पर। कुरंगी नंबर 4 के मकीन पानी के मसले से दो चार हैं। क्या क्या मसाइल दरपेश हैं उनको ये जानने के लिए बात करेंगे राबेल अशरफ से। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 4 में और शहर कायद के दीगर इलाकों की तरह कुरंगी नंबर 4 में भी जो है शहरी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कुरंगी 4 में और यहाँ पर पानी का मसले जो है काफ़ी संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। मुझे बताएँ कि भाई हमें ये बताएँ कि कब सूरत हाल, कितनी दफ़ा पानी आता है और क्या टाइमिंग है? 3-4 बजे खुलता है पानी और फिर जो है ना पीछे वालों को तो मिलता ही नहीं, आगे आगे मिलता है पानी। और फिर यहाँ तो जो है ना रात को अगर सुबह आ गया नहीं तो खुदा हाफिज़। 10 बजे बंद हो जाता है, 9 बजे पानी बंद हो जाता है। फिर अपने आदमी इधर उधर से भरते हुए अपने गुजारा करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। और ऐसे ही गैस का भी यही सूरत है। भाई मुझे ये भी बताएं कि मतलब टैंकर जो है, टैंकर वगैरह भी डलाते हैं। हमने देखा है कि टैंकर की भी आजकल रेट ज़्यादा है। नहीं, इधर अब जो है ना लोगों ने बोरिंग करा के एक दूसरे के घरों से ले लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है, पानी पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि हमने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनका यही कहना है कि मंडे और थर्सडे वाले दिन जो है इनके घर पानी आता है। साथ साथ उनका यही कहना है कि कुछ वो भी ना ऐसी सूरत हाल में आता है कि अगर आगे के जैसे जितने भी रहायश पजीर लोग हैं उनके वहाँ तक घर तक पानी पहुँच जाता है, जबकि जो पीछे इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके घरों तक पानी जो है वो उस दिन भी नहीं पहुँच पाता। साथ साथ उनका यही कहना है कि संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। लोगों को जो है बोरिंग के जिनके घर बोरिंग हुई है उनसे पानी मजबूरी तौर पर लेना पड़ता है इन लोगों को। जी शहर कायद में आलूदगी का हाल बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 11वें नंबर पर आ गया है। मजीद बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में आलूदगी का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो आज 11वें नंबर पर मौजूद है, जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो 8वें नंबर पर आ गया है। आलूदगी के ज़रात जो हैं वो शहर कायद में 88 PM 2.5 मीटर मौजूद है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माहौलियात यासिर हुसैन मौजूद है। हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि कराची में इतनी आलूदगी बढ़ रही है तो इसकी क्या वजूहत हैं? जनाब, सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो है पेट्रोल और डीज़ल का गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, ट्रकों में जलना। तो क्योंकि हमारी सारी की सारी ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और डीज़ल पे चलती है, आप यूँ समझें कि इनका टाइम चला गया है। क्योंकि अब हमें अवेयरनेस आ गई है कि जनाब हवा भी साफ़ करने की शदीद ज़रूरत है, स्पेशली कराची और लाहौर में कराची से ज़्यादा होती है। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो है ट्रैफिक का धुआं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने PM 2.5 जो है वो नुकसानदा होती है शहरियों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धुआं इतना ज़्यादा होता है, ट्रैफिक में भी अगर गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं तो कितना ज़्यादा ये नुकसानदा होता है? जी, तो सेहत पे इसके जो सबसे पहले आप समझें कि असर शुरू होता है वो शुरू होता है आपके सांस से, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो यही ज़रात जो हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं और PM 2.5
इस इतना छोटा नज़र ना आने वाला साइज़ है कि ये आपकी नाक और फेफड़ों में से गुज़र के फ़ौरन दिमाग और पूरी बॉडी में ये आपको फ़ौरन असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। तो इससे सबसे पहले आपको डिप्रेशन महसूस होता है। जैसे ही आप जैसे ट्रक गुजरे, ठीक है ना, अब उसका जो धुआं जैसे ही आपको लगेगा ना, वो महसूस होता है हमें। तो वो जब महसूस होता है ना, तो समझें कि उसका असर फ़ौरन शुरू हो चुका है। वो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, कानों, ENT, थ्रोट, आँखें, जितने आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे उनसे पूछें कि एयर क्वालिटी की वजह से कितने मरीज़ आ रहे हैं, तो वो कहेंगे लातादाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ माहिरीन माहौलियात यासिर हुसैन मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि कराची के अंदर जो बढ़ती हुई आलूदगी है वो शहरियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो शहरियों को मास्क पहनने का भी मशवरा दिया है ताकि जो है वो इस तरह की फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकें। जी, कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 4 नंबर पर, जहाँ पर जो है वो बिजली की मुतवातिर लोड शेडिंग ने जो है वो शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला किया हुआ है। मेरे साथ जो है वो इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है जब बिजली नहीं होती? मसाइल का ही हल करना पड़ता है कि एक तो इधर 4 दफ़ा लाइट जाती है दिन में, उसके बाद इस टाइम कराची में होती है डकैतियाँ होती हैं, लाइट जाते ही डकैत आज़ाद हो जाते हैं। और इतनी लाइट लोड शेडिंग होने के बाद भी इतना बिल, अभी 60,000 का मेरे घर का बिल है। अब आप बताएं हम 60,000 का बिल कैसे भरें? बच्चों को पढ़ा, हमने स्कूल तक बच्चों को छुड़वा दिया है, तो हमारे पास ना फ़ीस देने के पैसे हैं। अब हमने गवर्नमेंट में लगाया, क्या करें? हमें हुकूमत से कोई भी सहूलत नहीं है, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे नवाज़ शरीफ की हो, चाहे किसी की भी हो। जो हुकूमत आती है वो महंगाई करती है। हमें क्या रिलीफ मिला आज तक गरीब आदमी को, ये बताएं। कितने घंटों के लिए जाती है? अगर 4 घंटे के लिए जाती है, कितना क्या दौरानिया क्या है? दौरानी है 4 टाइम जा रही है, उसमें 2 घंटे भी जाती है, 1.5 घंटे भी जाती है लाइट। मसला तो ये लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ जाएं हम इस मुल्क में? बताएं, हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो बिजली फ्री दे रहे हैं लोगों को, यहाँ तो बिल 200 यूनिट के बाद इतना बिल ज़्यादा, जितना यानी कि दुनिया में बढ़ती है चीज़ उसको ना उतना ही डिस्काउंट मिलता है। यहाँ तो जितना बढ़ रहा है उतनी महंगी होती जा रही है बिजली। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि 60 हज़ार के जो हैं वो शहरियों को बिल मौसूल होते हैं महीने में, और जो है वो 4 महीने का बिल जो है वो 1 महीने में आता है। इसके साथ साथ जो है वो शदीद गर्मी में जो है वो शहरी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से जो है वो बिजली से महरूम है। घर पर मुश्किलात का ख़वातीन को और बच्चों को और बूढ़ों को, उनके साथ साथ ख़वातीन को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका यही कहना है कि वो हुकूमत से इसी चीज़ का मुतालबा करते हैं कि गरीब आवाम जो है वो गरीब तर होती जा रही है, तो बिजली की लोड शेडिंग में जो है वो जल्द अज जल्द काबू पाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात जो है वो आसान हो सकें। जी, लाइन्स एरिया कुरैशी टाउन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से बढ़कर 15 घंटों तक पहुंच गया है। मजीद बताएंगी वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं सब लाइन्स एरिया कुरैशी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की जो गैरलानिया लोड शेडिंग है वो 12 घंटे से तवील होकर जो है वो 15 घंटे तक जहाँ पहुँची है। और बात कुरैशी टाउन की नहीं बल्कि अगर पूरे लाइन्स एरिया कराची के कई मकामात की बात करें तो लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 10 से 15 घंटे के दरमियान का ही रहता है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि एक वक्त की जो लोड शेडिंग होती है वो कितने घंटे की होती है? पहले 12 घंटे की थी, अब तकरीबन 15 घंटे तक हो गई है और इससे भी ज़्यादा कर देते हैं। जी सर, कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, मगर इतना हिसाब किताब किया उन लोगों ने कि लोग परेशान आ चुके हैं। गैस का अलग है, बत्ती का अलग है, पानी का अलग है, कोई सिस्टम सही नहीं है इस इलाके का। सुकून हाल लोगों को बर्बाद कर दिया लोगों ने। तो अच्छा सर, आप बताइएगा, आपने बिल हाथ में लिया हुआ है, बिल नहीं भरा आपने? बिल तो भर रहे हैं, खून पसीने का कमाए का पैसे भर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को। 14 घंटे लाइट मुसलसल बंद कर रहे हैं, आती है 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है। ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह क्या 20,000 रुपये, हम 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। हम बिल देखें, अपना खाना पीना देखें। हमारे माशाल्लाह देखो ये बच्चे 8-8 7 बच्चे हमारे, ये एक परेशानी है। क्या करें? ये कैसी हुकूमत है? ये हुकूमत को चाहिए कोऑपरेट करना चाहिए अवाम के साथ। लेकिन अवाम जो है वो बड़ी परेशान नजर आ रही है। आप सर बताइएगा कि कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है? तो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, रात को नींद का भी बहुत मसला है। काम करना गरीब है, सुबह मजदूरी करेगा या नींद की वजह से बहुत परेशानी है। इनका कहना है कि जो बड़ी मुश्किलात का जो है वो यहाँ पर सामना है, बिल जो है वो भर रहे हैं यहाँ पर मुस्तकिल तौर पे, लेकिन जो है लोड शेडिंग जो है वो किस तरह कम नहीं हो रही, रोज़ ब रोज़ है वो बढ़ती जा रही है। मजदूरी करने वाले अफराद यहाँ पर जो है वो रहते हैं, जो रात भर जो है लोड शेडिंग को फेस करते हैं और सुबह उठ के फिर मजदूरी पे जाते हैं। जी
महकमा बल्दियात ने SBCA से गैर कानूनी इमारतों की फहरिस्त तलब कर ली है। महकमा बल्दियात का DG SBCA को मरासला SBCA के अफसरान और मुलाजमीन की तफसील और गैर कानूनी तामीर इमारतों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मज़ीद जानते हैं, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। देखिए जी, कराची में जो गैर कानूनी तामीरात चल रही थी, इस हवाले से महकमा बल्दियात की जानिब से जो है वो एक लेटर निकाला गया और ये लेटर जो है वो निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जुम्मानी के हुक्म पर निकाला गया है, जिसमें मुताल्लिका जो अफसरान है उनकी न सिर्फ फहरिस्तें मांगी गई हैं, बल्कि गैर कानूनी तामीरात और सिस्टम के कारिंदों के हवाले से भी जो है एक अलग अलग लिस्ट जो है वो तलब की गई है। साथ ही ये भी पाबंद किया गया है कि DG SBCA जो है वो अपने पूरे कराची के अंदर यानी अपने हुदूद में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हो रही है, जो कि बगैर नक्शा बगैर अप्रूवल जो गैर कानूनी तामीरात इस वक्त चल रही है, उनकी भी एक अलग फहरिस्त बनाए और महकमा बल्दियात को जो है वो हड़ताल करे। ताहम जो स्टाफ और अफसरान है उनके भी इलाकों के लिहाज से जो है वो फहरिस्त मुरतब करके जो है वो महकमा बल्दियात को भेजने का DG SBCA को पाबंद किया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि जो करप्ट सिस्टम SBCA के अंदर जो नाफिज था, उसके हवाले से बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाइयाँ अब शुरू हो गई है। सिस्टम के जो लोग थे जिनमें सर फहरिस्त जो नाम आता था शहजाद अराई, वो भी अब जो है वो मंजर आम से गायब हो चुके हैं, जबकि मुतादिद ऐसे अफसरान जो कि मुतादिद मरतबा एंटी करप्शन लैब और दीगर इदारों में मसरूफ थे, वो तमाम लोग जो है अब गायब दिखाई दे रहे हैं। DG SBCA की जानिब से वाज़ेह तौर से नीचे जो अफसरान है, जो DG SBCA के मातहत अफसरान है, उनको बता दिया गया है कि फौरी तौर पर जो है ये 3 दिन के अंदर तमाम लिस्टें जो है वो फराहम की जाए। बाकायदा तौर पर जो गैर कानूनी तामीरात इलाकों में चल रही हैं, उनको जो है वो उनके प्लाट नंबर के साथ जो है उनकी तामीरात की पिक्चर्स वगैरह भी लेकर जो है वो फौरी तौर पर जो है 3 दिन के अंदर जो है वो DG सेक्रेटरीट के अंदर जमा करवाई जाए। हम इसके बाद बाकायदा तौर पर DG SBCA एक फाइल पूरी मुरतब करेंगे और वो फाइल बनाकर महकमा ठीक है जुनैद जावेद, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नेशनल स्टेडियम के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौमी खातीन टीम की ट्रेनिंग सेशन के 6ठे रोज़ प्रैक्टिस मैच जारी है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान वुमेन टीम का प्रैक्टिस सेशन का जो 6ठा रोज़ है वो इस वक्त नेशनल स्टेडियम में जारी है और 6ठे रोज़ में जो है PCB वाइड और PCB ग्रीन के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच भी खेला जा रहा है और दूसरी जानिब जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी जारी है। तौफीक उमर हेड कोच जो है वो खिलाड़ियों को भरपूर ट्रेनिंग करा रहे हैं और साथ ही साथ जो है बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस कराई जा रही है और फील्डिंग की भी जो है वो प्रैक्टिस इस वक्त कराई जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि दोनों जो प्रैक्टिस मैच हो रहा है उस प्रैक्टिस मैच में दोनों टीमें जो आपस में मद्देमुकाबिल है वो भरपूर एक्शन में दिखाई दे रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम का जो है जनूबी अफ्रीका ख़वातीन की टीम से जो है वो यकम सितंबर से जो है वो शेड्यूल है 3 T20 मैचेस और 3 वनडे सीरीज़ के लिए जो है जनूबी अफ्रीका की जो ख़वातीन टीम है वो जो है 27 सितंबर को जो है वो कराची पहुंचेगी और उसके बाद जो है अपना ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। हमने देखा कि इस वक्त जो है कौमी क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स हैं वो भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच दोनों जो है खिलाड़ियों को उनकी जो खामियां हैं वो दूर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी खामियां उनको बता रहे हैं। साथ ही साथ ये आज जो है 6ठा रोज़ है इस सेशन का और 6ठे रोज़ में जो है 2 प्रैक्टिस मैच, एक प्रैक्टिस मैच खेल चुकी है जबकि दूसरा प्रैक्टिस मैच जो इस वक्त खेला जा रहा है और जो नई खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है उनके ऊपर जो है उनकी खामियों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, जिसमें हेड कोच और बॉलिंग कोच जो है यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी खामियों पर काम कर रहे हैं। 27 सितंबर को जो है जनूबी अफ्रीका ख़वातीन की जो टीम है वो यहाँ पहुँचेगी और 1 सितंबर को जो है इन दोनों के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच खेला जाएगा और जो है जनूबी अफ्रीका जो ख़वातीन की जो टीम है वो पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान जो है सीरीज़ खेलने के लिए आ रही है।